नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज के वीडियो में दो अलग अलग सच्ची क्राइम स्टोरी हैं। कमेंट में जरूर लिखना आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वह राजस्थान की है। आपको तो पता ही होगा कि राजस्थान के नागौर जिले से अलग होकर नया जिला डीडवाना कुचामन बनाया गया है। इसी जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, इटावा लाखा। इस गांव के रहने वाले थे कृष्णाराम दादरवाल। वे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर दादरवालों की ढाणी में रहते थे। कृष्णाराम जाट के दो बेटे हैं, बड़ा उमाराम और छोटा मेवाराम। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ ढाणी में अलग अलग रहते हैं। मेवाराम अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी और दो बेटे शामिल हैं। बड़ा बेटा सुरेंद्र उर्फ सुरेश पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। साथ ही वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। उसका छोटा भाई अब भी पढ़ाई कर रहा है। सुरेंद्र स्वभाव से बहुत मिलनसार था। वह अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में भी हाथ बंटाता था। साल 2018 में जब सुरेंद्र सिर्फ 17 साल का था, तब उसकी शादी 14 साल की रेखा से कर दी गई थी। यह बाल विवाह था। बाद में जब दोनों बालिग हो जाते, तब रेखा का गौना कराकर उसे ससुराल यानी इटावा लाखा की दादरवालों की ढाणी में लाया जाना था। 29 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे कृष्णाराम जाट ने अपने बेटे सुरेंद्र को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद कृष्णाराम के मोबाइल पर उनके भाई उमाराम का फोन आया। उमाराम ने बताया कि सुरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर सुनते ही कृष्णाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई और घर में कोहराम मच गया। बेटे की मौत की खबर से जैसे सब कुछ बिखर गया। कृष्णाराम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सुरेंद्र की हालत देखकर वे और उनके छोटे भाई उमाराम खुद को संभाल नहीं पाए और वहीं गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पहली नजर में मामला सड़क हादसे जैसा लग रहा था, इसलिए शुरुआत में किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब शव को ध्यान से देखा गया तो कई बातें अजीब लगीं। सुरेंद्र की पीठ पर गहरे घाव थे और गला किसी तेज धार वाली चीज से कटा हुआ था। अगर सच में यह एक्सीडेंट होता तो बाइक भी बुरी तरह टूटी मिलती, लेकिन बाइक लगभग सही हालत में थी। यही बात सबको खटकने लगी। एक और अजीब चीज सामने आई। सुरेंद्र घर से जो चप्पल पहनकर निकला था, उसमें से एक चप्पल गायब थी। दूसरी तरफ मौके पर जो दूसरी चप्पल मिली वो उसकी नहीं थी। इससे साफ लग रहा था कि हमला करते समय घबराहट में कोई अपनी चप्पल वहीं छोड़ गया और सुरेंद्र की चप्पल पहनकर भाग गया। इन सब बातों ने मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया ताकि आगे की जांच हो सके। अधिकारियों को जैसे ही सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। आसपास का मुआयना किया गया। फिर अस्पताल जाकर शव को भी ध्यान से देखा गया। शरीर पर जो गहरे घाव थे, उन्होंने साफ इशारा किया कि मामला सीधा साधा नहीं है। इसके बाद घर वालों से बात की गई। परिवार गहरे सदमे में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें नहीं पता ये हादसा है या कुछ और। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच के लिए जरूरी निर्देश दिए गए और पूरी घटना को हर एंगल से देखने का फैसला किया गया। इसके बाद सुरेंद्र के ताऊ उमाराम, जो इटावा लाखा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने 24 साल के भतीजे सुरेंद्र उर्फ सुरेश की सड़क हादसे में मौत की रिपोर्ट गच्छीपुरा थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की ठीक से जांच होगी। अगर यह हादसा नहीं बल्कि हत्या निकली तो केस में हत्या की धारा भी जोड़ी जाएगी। सुरेंद्र के परिवार ने पुलिस से इंसाफ की मांग की। साथ ही उन्होंने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की बात रखी। पुलिस ने उनकी मांग मानते हुए 30 नवंबर 2025 को मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद सुरेंद्र का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार वाले उसे घर ले गए और उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया। जवान बेटे की मौत से घर में गहरा सदमा छा गया था। हर कोई टूट चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिससे पूरे मामले की दिशा बदल दी। सुरेंद्र के गले और पीठ पर तेज धारदार हथियार से चोट के निशान मिले। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी साफ इशारा था कि मौत सड़क हादसे से नहीं बल्कि गला रेतने की वजह से हुई है। जैसे ही यह रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक पहुंची, मामला गंभीर हो गया। साफ हो गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी।
आरोपियों ने चालाकी से इस हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने सुनसान जगह पर सुरेंद्र की हत्या की और फिर उसके शव को बाइक के साथ सड़क पर फेंक दिया ताकि मामला एक्सीडेंट लगे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और अलग-अलग एंगल से जांच शुरू की। घटना वाले दिन इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एक फुटेज में एक बाइक पर दो संदिग्ध लोग नजर आए। जब पुलिस ने उस बाइक की नंबर प्लेट के जरिए मालिक का पता लगाने की कोशिश की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। बाइक पर जो नंबर प्लेट लगी थी वह असल में किसी स्कूटी की थी। इससे साफ हो गया कि आरोपी पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट बदल कर आए थे। अब बात साफ हो चुकी थी कि बाइक पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी। पुलिस ने और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज के आधार पर सबसे पहले आरोपी जीवन राम की पहचान हुई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर जीवन राम टूट गया और उसने पूरी साजिश खोलकर रख दी। उसने बताया कि इस पूरे मामले में राजू राम और रेखा देवी भी शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने रेखा और उसके प्रेमी राजू राम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ज्यादा देर तक सच छुपा नहीं पाए और आखिरकार उन्होंने भी सुरेंद्र उर्फ सुरेश दादरवाल की हत्या करने की बात कबूल कर ली। गुगड़वार का रहने वाला 21 साल का राजू राम, शेषमा का बास 5वां का रहने वाला 23 साल का जीवन राम और दादर वालों की ढाणी इटावा लाखा का रहने वाली 21 साल की रेखा देवी। गच्छीपुरा थाने में एसएचओ महावीर सिंह चौधरी और सीओ विक्की नागपाल ने तीनों से गहराई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने पूरी घटना की एक-एक कड़ी जोड़कर बता दी। इसके बाद पुलिस ने इस केस में साजिश रचकर हत्या करने की धाराएं भी जोड़ दी। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो सुनकर सब हैरान रह गए। रेखा के पापा आशाराम जाट फौज से रिटायर थे। रिटायर होने के बाद वो मकराना छोड़कर कई साल पहले नागपुर, महाराष्ट्र में बस गए थे। वहां उनका मार्बल और ग्रेनाइट का काम था। शादी के बाद 2018 में रेखा भी उनके साथ नागपुर रहने लगी। फिर 2020 में पढ़ाई के लिए रेखा कुचामन आ गई। उसने बीएससी की कोचिंग ज्वाइन की और किराए का कमरा लेकर अकेले रहने लगी। यहीं कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात राजू राम से हुई। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रेखा ये भूल गई कि उसकी पहले से शादी हो चुकी है। वो राजू राम के साथ घूमने लगी और राजू भी उसके कमरे पर आने जाने लगा। दोनों का रिश्ता काफी करीब हो गया। घर वाले दूर नागपुर में थे, इसलिए रेखा को कोई टोकने वाला नहीं था। इसी वजह से दोनों खुलकर मिलने लगे और धीरे धीरे हदें भी पार कर दी। राजू राम कुंवारा था और रेखा पर पूरी तरह फिदा हो गया था। वो उसकी हर बात मानता था। दूसरी तरफ रेखा भी अपने पति सुरेंद्र को भूलकर राजू के साथ ही रहने जैसा महसूस करने लगी थी। दोनों साथ में घूमते, टाइम बिताते और कोचिंग भी करते रहे। इसी बीच शेषमा का बास 5वां गांव का रहने वाला जीवन राम भी वहीं पढ़ाई कर रहा था। राजू राम और जीवन राम की अच्छी दोस्ती थी। राजू अक्सर अपनी बातें जीवन से शेयर करता था। इसी वजह से जीवन को रेखा और राजू के रिश्ते के बारे में भी काफी कुछ पता चल गया था। 3 साल कैसे हंसी खुशी में निकल गए, किसी को एहसास ही नहीं हुआ। 2023 में रेखा ने बीएसएससी पूरी कर ली और फिर वापस नागपुर चली गई। लेकिन यहां से सब धीरे धीरे बदलने लगा। सुरेंद्र जब भी उसे फोन करता, रेखा अक्सर कॉल उठाती ही नहीं थी। अगर कभी बात हो भी जाती तो वो सीधी तरह बात करने के बजाय उल्टा झगड़ पड़ती। उसकी ऐसी बेरुखी सुरेंद्र को अंदर से तोड़ने लगी थी। कई बार वो भी गुस्से में जवाब दे देता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी की जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। वो तो बस यही सोचकर खुद को दिलासा देता रहता कि जब गौना होकर रेखा घर आएगी सब ठीक हो जाएगा। उधर रेखा नागपुर में रहकर भी राजू के साथ लगातार बात करती रहती थी। दोनों घंटों फोन पर लगे रहते। सुरेंद्र का फोन आता तो उसे जैसे चिढ़ होने लगती। कभी फोन काट देती, कभी झुंझलाकर बात करती और फिर बाद में वही बात राजू को बताती। धीरे धीरे रेखा के मन में एक खतरनाक सोच घर करने लगी। उसे लगने लगा कि सुरेंद्र अब उसके रास्ते की रुकावट है। जब तक वो है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाएगी। इधर शादी को 7 साल हो चुके थे तो घर और ससुराल दोनों तरफ से गौने की बात तेज होने लगी। लेकिन रेखा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। रेखा अब साफ तौर पर गौना नहीं चाहती थी। उसे समझ आ गया था कि अगर गौना हो गया तो उसे राजू से दूर होना पड़ेगा। पति से उसका मन पहले ही हट चुका था, लेकिन राजू को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था।
धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच आने लगी। उसने तय कर लिया कि अगर सुरेंद्र रास्ते में है तो उसे ही हटाना होगा। इसके बाद उसने राजू के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाना शुरू किया, जिससे सब कुछ हाथ सा लगे। इस पूरे प्लान का आइडिया रेखा का ही था। सितंबर 2025 से दोनों इस काम में लग गए। सबसे पहले रेखा ने अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। अब वह सिर्फ वाईफाई कॉलिंग से राजू से बात करती थी, ताकि कॉल डिटेल और लोकेशन से बचा जा सके। वह नागपुर में रहते हुए भी राजू को सुरेंद्र की हर हरकत, हर दिन की जानकारी देती रहती थी। कब घर से निकला, कहाँ गया, किस रास्ते से आया। राजू भी इधर सुरेंद्र पर नजर रखने लगा। उसने कई बार दूर से उसका पीछा किया, उसकी रोज की आदतें समझी, कौन सा रास्ता ज्यादा सुनसान रहता है, सब ध्यान में रखा। प्लान के मुताबिक राजू ने एक चाकू खरीद लिया, अपनी बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगा ली। तय किया गया कि जिस दिन काम करना होगा उस दिन मोबाइल घर पर ही छोड़ देंगे, ताकि बाद में पुलिस लोकेशन से पकड़ न सके। चेहरा छुपाने के लिए कपड़ा और हेलमेट भी तैयार रखा गया। फिर सही मौके का इंतजार होने लगा। जैसे ही मौका मिले सुरेंद्र को किसी सुनसान जगह पर रोकना था। प्लान था कि जैसे ही वह बाइक रोके और हेलमेट उतारे, उसी वक्त उस पर हमला कर देना है। इसके बाद उसका शव बाइक के साथ सड़क पर डाल देना था, ताकि देखने वाले को लगे कि यह एक्सीडेंट है। राजू ने इस काम में अपने दोस्त जीवन राम को भी शामिल कर लिया। उसने उसे भी अपने साथ लगा लिया। अब तीनों मिलकर मौके का इंतजार कर रहे थे और सुरेंद्र की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ तय हो चुका था। बस एक दिन का इंतजार था। 29 नवंबर 2025 की सुबह रेखा ने अपने पति सुरेंद्र की लोकेशन राजू को भेजी और बताया कि आज वह बोरावट जा रहा है। उसी दिन काम खत्म करने का इशारा भी कर दिया। इसके बाद वह पूरे दिन राजू को उसकी लोकेशन भेजती रही। राजू अपने दोस्त जीवन राम के साथ बाइक लेकर बोरावट की तरफ निकल गया। दोनों ने पहले से ही अपने मोबाइल घर पर छोड़ दिए थे, ताकि बाद में लोकेशन से पकड़े न जाएं। बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। सुबह से ही दोनों बोरावट इलाके में सुरेंद्र की गतिविधि पर नजर रखते रहे, लेकिन दिन भर उन्हें हमला करने का सही मौका नहीं मिला। शाम होते होते दोनों इटावा लाखा की तरफ लौट आए और गांव से करीब 1.5 किलोमीटर पहले, सुरेंद्र की ढाणी से करीब 200 मीटर पहले सड़क किनारे छिपकर बैठ गए। उधर सुरेंद्र खेत से काम करके शाम करीब 6 बजे घर लौट रहा था। जैसे ही वह कुछ ही दूरी पर पहुंचा, दोनों ने गच्छीपुरा रोड पर बाइक खराब होने का बहाना बनाकर सुरेंद्र को रोक लिया। सुरेंद्र को लगा कोई रास्ता पूछ रहा है, इसलिए उसने बाइक रोक दी। जैसे ही वह हेलमेट उतारकर नीचे उतरने लगा, उसी वक्त उस पर हमला कर दिया गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। हमला करने के बाद दोनों ने उसे वहीं खत्म कर दिया और शव को बाइक के साथ सड़क किनारे डाल दिया। तभी देखने में हादसा लगे। फिर दोनों वहां से भाग निकले। उस समय अंधेरा भी होने लगा था। करीब 6:30 बजे पिता ने जब सुरेंद्र को फोन किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से उसके ताऊ उमाराम कुछ लोगों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने सड़क किनारे सुरेंद्र को गिरा हुआ देखा। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। उधर वारदात के बाद राजू ने रेखा को सब बता दिया कि काम हो गया है। अगले ही दिन रेखा नागपुर से फ्लाइट पकड़कर जयपुर पहुंची और वहां से किशनगढ़ होते हुए पहली बार अपने ससुराल आई। उसने शोक में शामिल होकर रोने धोने का दिखावा किया, ताकि किसी को उस पर शक न हो। कुछ देर रुककर वह वापस चली गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने रेखा, उसके प्रेमी राजू राम और दोस्त जीवन राम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, बाइक, सुरेंद्र की चप्पल और आरोपियों के मोबाइल बरामद किए गए। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। केस अब अदालत में है। सुरेंद्र के घर वालों ने अपना बेटा खो दिया। उधर रेखा और राजू के घर वालों के बच्चे जेल चले गए। आशा राम ने जिस बेटी पर भरोसा किया, उसी बेटी ने उन्हें बदनाम कर दिया। एक घटना ने दोनों परिवारों की जिंदगी बदल दी। लेकिन एक सच बार बार सामने आता है, सुरेंद्र की जान बच सकती थी। अगर सही समय पर कोई एक कदम बदल जाता तो शायद आज कहानी अलग होती। अगर रेखा सच बोल देती, अगर राजू इस गलत रास्ते पर कदम रखने से पहले रुक जाता, अगर किसी को जरा भी शक होता और समय रहते बात खुल जाती, तो शायद एक बेटा आज अपने घर में जिंदा होता।
ऐसे मामलों में अक्सर गुस्सा, डर या जल्दबाजी इंसान से ऐसा फैसला करवा देती है जिसका कोई वापस रास्ता नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का हल होता है और वो कभी भी अपराध नहीं होता। एक गलत फैसला एक जान ले सकता है, और वही फैसला अगर सही समय पर बदल जाए तो किसी की जिंदगी भी बचा सकता है। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब शुरू करते हैं दूसरी सच्ची घटना, जो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली नाम का एक जिला है। इसी जिले के आरमोरी के ताडुरवार नगर में 65 साल के देवाजी आड़कू धकाते अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार अच्छा खासा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। पालोरा गांव के पास उनकी ईंट भट्ठी भी चलती थी, जिससे घर अच्छे से चलता था। 12 अप्रैल 2026 की शाम करीब 7:30 बजे की बात है। रोज की तरह देवाजी काम खत्म करके पैदल घर लौट रहे थे। चलते चलते उन्होंने अपनी बेटी निकिता को फोन लगाया हुआ था और उससे बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही देवाजी उस सुरंग के पास पहुंचे, वहां पहले से एक शख्स छिपकर बैठा था। अचानक वह पीछे से निकला और बिना कुछ कहे कुल्हाड़ी से जोरदार वार कर दिया। देवाजी अचानक दर्द से जोर से चिल्ला उठे। घाव इतना गहरा था कि वे वहीं गिर पड़े और तड़पने लगे। उस वक्त भी उनके कान पर फोन लगा हुआ था और दूसरी तरफ उनकी बेटी निकिता थी। पिता की वो दर्द भरी चीख सुनते ही निकिता का दिल कांप उठा। वह घबराकर बार बार कहने लगी, हेलो हेलो पापा, क्या हुआ? लेकिन तभी देवाजी के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। निकिता अभी भी फोन पर थी, लेकिन अब उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। उसे अब साफ लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उधर सड़क के किनारे देवाजी गिरे पड़े थे। आसपास कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके, और इधर एक बेटी फोन पकड़े बस अपने पापा की आवाज सुनने के लिए तड़प रही थी। लेकिन अब फोन के उस पार कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। घबराकर निकिता ने तुरंत पड़ोसियों को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना बताया कि पापा अचानक चिल्लाए थे और कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए जाकर देख लें। उधर घर में ये बात पहुंचते ही सब घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। कमलबाई ने भी तुरंत रिश्तेदारों को खबर दी। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई परेशान था और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ होगा। फिर कुछ लोग मिलकर देवाजी को ढूंढने निकल पड़े। अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। जब वे लोग सुरंग के पास पहुंचे तो देवाजी वहीं पड़े मिले, शरीर पर खून लगा हुआ था। उन्हें देखते ही सब घबरा गए। किसी ने पास जाकर देखा तो हालत गंभीर थी। तुरंत ही पुलिस को खबर दी गई। घर वालों का बुरा हाल था और माहौल पूरी तरह भारी हो गया था। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, क्योंकि जगह सुनसान थी। इसी वजह से वन विभाग को भी बुलाया गया। कुछ देर बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जगह की जांच शुरू की और आसपास की सारी चीजें ध्यान से देखी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वन विभाग ने साफ कहा कि यह किसी जानवर का काम नहीं लग रहा। उधर पुलिस को भी समझ आने लगा कि मामला सीधा नहीं है। अब साफ लग रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस हर तरफ से जानकारी जुटा रही थी। घर वालों से लेकर आसपास के लोगों तक सबकी बात सुनी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस की नजर घर के एक सदस्य पर जाकर टिक गई और यहीं से मामला थोड़ा और उलझने लगा। और वो कोई बाहर का नहीं था, बल्कि उनका अपना बेटा योगेश था। जांच में धीरे धीरे बात सामने आने लगी कि पुलिस जिस पर नजर रखे हुए थी वही घर का लड़का था। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे जानकारी सामने आई, मामला साफ होता गया। जांच के दौरान पुलिस को योगेश के व्यवहार में गड़बड़ी दिखने लगी। वह ठीक से जवाब नहीं दे रहा था और हर बार अलग अलग बात कर रहा था। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। जब शक पूरा उसी पर गया तो पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरू में वह बात घुमाता रहा, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। आखिरकार उसने मान लिया कि हमला उसी ने किया था। घटना के कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घर वालों के लिए यह बात मानना बहुत मुश्किल था कि जिस बेटे पर भरोसा था उसी ने ऐसा किया। पूछताछ में आगे जो बात सामने आई वो इस तरह थी। देवाजी और उनकी पत्नी की भी वही चाह थी जो कई घरों में होती है, एक बेटा हो।
पहली बार उनके घर बेटी हुई। उन्होंने सोचा अगली बार बेटा होगा, लेकिन दूसरी बार भी बेटी ही हुई। ऐसे करते करते उनके घर में 5 बेटियां हो गईं। हर बार यही उम्मीद रहती थी कि इस बार बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर काफी समय बाद उनके घर एक बेटा हुआ। घर में खुशी का माहौल था। जिस चीज का इंतजार इतने सालों से था वो आखिर मिल गई। उस बच्चे का नाम उन्होंने योगेश रखा। योगेश घर का सबसे छोटा था। 5 बहनों के बाद पैदा हुआ इकलौता बेटा, इसलिए बचपन से ही सबका लाडला रहा। घर में उसे बहुत प्यार मिला, किसी चीज की कमी नहीं रहने दी गई। समय बीतता गया, बहनें बड़ी हुईं, उनकी शादी हो गई और वे अपने अपने घर चली गईं। धीरे धीरे घर में जिम्मेदारियां भी कम होती गईं। इधर योगेश भी बड़ा हो गया था। उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास थी। उसके लिए भी रिश्ता देखा गया और करीब 1 साल पहले उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद योगेश अपनी पत्नी के साथ माता पिता के साथ ही रहने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। नई बहू को घर के तरीके समझने में दिक्कत हो रही थी और छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ने लगी। घर में बड़े होने की वजह से देवाजी और उनकी पत्नी कभी कभी थोड़ा सख्त तरीके से बात कर देते थे। उनका इरादा गलत नहीं होता था, लेकिन बोलने का तरीका कड़वा लग जाता था और यही बात बहू को खटकने लगी। जब बहू को बुरा लगता है तो वह बात अपने पति योगेश से कहती है, और अगर पति योगेश बिना सोचे समझे पत्नी की बात मान ले तो बात और बिगड़ जाती है। अक्सर बच्चे यह नहीं सोचते कि उसके माता पिता जो भी कह रहे हैं वह उसके भले के लिए ही होगा। यही बात धीरे धीरे योगेश के साथ भी होने लगी। उसकी पत्नी को लगा कि ससुर उसे हमेशा ताने मारते हैं। योगेश ने भी यही मान लिया और वह अपने पिता की बातों को गलत समझने लगा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि योगेश अपने ही पिता से झगड़ा करने लगा। इसी बीच योगेश की पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पिता देवाजी छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देते थे। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उससे काम भी करवाते थे। यह बात योगेश को बहुत चुभती थी। धीरे धीरे यही बात पिता और बेटे के बीच झगड़े की वजह बन गई। रोज रोज तकरार होने लगी। योगेश को लगता था कि उसके पिता का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदल रहा है और इसी वजह से उसके मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यह गुस्सा इतना बढ़ गया कि योगेश के मन में खतरनाक विचार आने लगे। उसे लगने लगा कि अगर पिता को सबक सिखाना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह सोच बैठ गई कि अगर उसके पिता ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसी सोच के चलते उसने अपने ही पिता की हत्या करने का प्लान बना लिया। देवाजी और योगेश रोज की तरह ईंट भट्ठे पर काम करने जाते थे। दिन भर वहीं काम देखते, लेन देन संभालते और शाम ढलने के बाद ही घर लौटते। यही उनका रोज का तय दिनचर्या था। योगेश बीच बीच में घर आता जाता रहता था। 12 अप्रैल 2026 के दिन वह अपने पिता से पहले ही घर की तरफ निकल गया। उस दिन उसने मन में कुछ तय कर लिया था। वह पहले से सोचकर आया था कि क्या करना है। वह पालोरा गांव के पास एक सुनसान सुरंग के पास जाकर छिपकर बैठ गया। जगह बिल्कुल खाली थी, आसपास कोई नहीं था। उसे यकीन था कि वहां जो भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा। शाम करीब 7:30 बजे देवाजी रोज की तरह काम खत्म करके पैदल घर लौट रहे थे। उनके कान पर फोन लगा था और वे अपनी बेटी निकिता से बात करते हुए आ रहे थे। जैसे ही वे उस सुरंग के पास पहुंचे, पीछे से छिपकर बैठे योगेश ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। देवाजी अचानक जोर से चिल्ला उठे। वार इतना गहरा था कि वे वहीं गिर पड़े और तड़पने लगे। उस वक्त भी उनके कान पर फोन लगा हुआ था और दूसरी तरफ निकिता थी। पिता की आवाज सुनते ही वह घबरा गई, लेकिन तभी फोन उनके हाथ से गिर गया और आगे कुछ सुनाई नहीं दिया। घबराकर निकिता ने तुरंत पड़ोसियों को फोन किया और पूरी बात बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योगेश ने कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए थे और अपने ही पिता की जान ले ली थी। इसके बाद योगेश खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी पानी से कुल्हाड़ी धो दी ताकि किसी को शक न हो। सब कुछ ऐसे करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। घर की छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ गया कि बात यहां तक पहुंच गई कि बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोग सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही घर के अंदर बात इतनी दूर कैसे पहुंच गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। जिस परिवार को लोग खुशहाल और मजबूत मानते थे, उसी घर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव के लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि अगर घर की छोटी छोटी बातें समय पर सुलझा ली जाती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता।
देवाजी की पत्नी कमलबाई का रो रोकर बुरा हाल था। जिस बेटे को उन्होंने बड़े प्यार से पाला, उसी ने उनके पति की जान ले ली। ये बात उनके लिए सहना बहुत मुश्किल था। बहनों को जब ये खबर मिली तो वे भी टूट गईं। उनका इकलौता भाई ही उनके पिता का कातिल निकला। ये किसी के लिए आसान नहीं था। उधर पुलिस ने योगेश को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब आगे उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। घर की छोटी छोटी बातों को अगर समय पर समझदारी से संभाल लिया जाए तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर सब कुछ खराब कर देता है। अगर योगेश को दिक्कत थी तो वह अलग रह सकता था। थोड़ा दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। लेकिन एक गलत फैसले ने सब खत्म कर दिया। एक माँ ने अपना पति खो दिया और अब वही माँ अपने बेटे से भी दूर हो गई। एक इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरा जेल में है। पीछे बचा सिर्फ दुख, पछतावा और टूटा हुआ परिवार। इस कहानी से एक बात साफ समझ आती है, जहां गुस्सा बढ़ता है वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। थोड़ा रुककर सोचना कई बार बहुत बड़ी मुसीबत टाल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।